भूल जाता हूँ, अच्छा हो यार याद दिला देते हो आप लोग। अच्छा जी, अब लेट सपोज कि यार ये क्या है, ये वो पार्ट है जहाँ पे आपके पास ग्लूकोज सिंथेसाइज हो रहा है, सही है। प्लांट क्या करेगा, सनलाइट लेगा, ग्लूकोज बना के देगा, और अगर ग्लूकोज बना के प्लांट दे रहा है तो उस ग्लूकोज को हम क्या करेंगे, वी विल बी लाइक ब्रेकिंग डाउन, वी विल बी ब्रेकिंग डाउन दैट ग्लूकोज इन आवर बॉडी, और हम उस ग्लूकोज से बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये पूरा चैप्टर इन दोनों यूनिट्स को मिलाकर बनता है कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देते हो प्लांट को अलॉन्ग विद सनलाइट, सनलाइट से एनर्जी मिल रही है उसे, तो वो ग्लूकोज बना लेता है, और जब आप उस ग्लूकोज को तोड़ते हो सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए से, तो वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन के स्प्लिट हो जाता है। ठीक है जी, तो हमने जो बेसिक चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है, लाइन वाला पेज कर देता हूँ मेरे लिए ज़रा ज़्यादा कन्वीनियंट था। ठीक है जी, so study of energy, study of flow of energy is called Huma is unable to join। बेटा हुमा का मेरे पास नहीं आ रहा कहीं पर भी, हुमा को बोलो दोबारा से ज्वाइन करें। हाँ उसका इशू तो आया था आई गेस, बट वो फिर डिस्पर्स हो गया आई गेस, या तो वो उसने ज्वाइन इन कर लिया बच्ची ने, या तो फिर वो नहीं ज्वाइन कर पाई होगी। क्या नाम है, अलीजे का, सही है, अलीजे बड़ा ज़बरदस्त नाम लगता है मुझे। हुमा को बोलो दोबारा से ज्वाइन करे, ठीक है। अच्छा जी, सो स्टडी ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी के अंदर हमारे पास दो वेरिएंट्स आ रहे हैं इसके। एक है आपके पास फोटो सिंथेसिस, सही है। फोटोसिंथेसिस होगा तो आपके पास सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगी, और सेलुलर रेस्पिरेशन होगी तो आपके पास दोबारा से जो है फोटोसिंथेसिस की तरफ कहानी जाएगी। ये फ्लो ऑफ एनर्जी है, ये इसी तरह से चल रहा है, हमने इस फ्लो ऑफ एनर्जी को समझना है बेसिकली, ठीक है। बट इसके अंदर जो कंपोनेंट्स आते हैं ना, उसमें फिर आपके पास डिफरेंट चीज़ों के रोल्स आ जाते हैं कि लाइट का रोल क्या है, क्लोरोफिल का रोल क्या, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, हुमा का अब आया है मेरे पास, मैंने हुमा को ऐड किया है। लेट्स सी कि उसका अकाउंट पे ज्वाइनिंग ही लिखा हुआ आ रहा है अभी तक ना। अच्छा जी, ओके गाइस फॉलो करना। अब होता क्या है कि सबसे पहला एलिमेंट जो कि हमने यहाँ पर समझना है वो है एडिनोसिन। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की स्ट्रक्चरल कंपोजिशन देख लो जरा। वैसे तो आप सब लोग इस टर्म से और इसके स्ट्रक्चर से वाकिफ होंगे, जानते होंगे इसको, बट फिर भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको ज़रा समझा दूं। और एक चीज़ बेटा जहन में रखना है कि मैं पढ़ा रहा हूँ सिंध बोर्ड की बुक के मुताबिक, सही है। आपके पास ए लेवल की बुक के अंदर एनर्जी की अकाउंटेबिलिटी और सिंध बोर्ड की बुक के अंदर एनर्जी की अकाउंटेबिलिटी डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंस बता दूंगा मैं एंड में, सही है। बल्कि मैं क्या, आप ही लोग बताइएगा डिफरेंस क्या बन रहा है, सही है, आप लोगों के मुताबिक कहाँ कहाँ पे आपको डिफरेंस फील हो रहा है। बट ये कि इनिशियली आपने वही फॉलो करना होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर ये जहन से निकाल देना कि बुक में कुछ और है, यहाँ पे कुछ और पढ़ा हमने। एडेनिन के साथ जब शुगर, पेंटोस शुगर का कंपाउंड मिलता है तो वो मिला के बनाता है एडिनोसिन, और इसके साथ 3 फॉस्फेट लगे हुए होते हैं, फॉस्फेट नंबर 1, फॉस्फेट नंबर 2, फॉस्फेट नंबर 3, और इसके हर एक बॉन्ड में एनर्जी होती है। एक बॉन्ड कैरी करता है 30.5 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी, जो कि अराउंड 7.3 किलो कैलोरीज। किलो कैलोरीज तुमने याद रखना है लाजमी, किलो जूल्स भी पर मोल है, किलो कैलोरीज भी पर मोल होता है। तुमने किलो कैलोरीज वाला लाजमी याद रखना है, क्योंकि सवाल में आएगा तो किलो कैलोरीज पे सवाल आएगा, किलो जूल्स पे मुश्किल होता है कि सवाल है। दूसरा वाला भी इतना ही कैरी कर रहा है 30.5 किलो जूल,
या पर मोल या फिर 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल, सही है। और तीसरा वाला जो है ना वो ऑलमोस्ट हाफ के करीब एनर्जी कैरी कर रहा होता है, समवेयर एट अराउंड 14.2 किलो जूल्स पर मोल या फिर 3.4 किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है। अब जब आप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के स्ट्रक्चर को समझ गए हो तो ये बात तो आप लोगों ने पढ़ी ही होगी ना कि एटीपी सिंथेसिस कैसे होती है। एटीपी सिंथेसिस में फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस कैसे होता है, और फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस के हवाले से थोड़ा सा सिर्फ गाइड कर रहा हूँ। ये इस चैप्टर के अंदर सेन बोर्ड के मुताबिक आगे है, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से पढ़ाना ही सही रहता है। हाँ बेटा, अब्दुहा एजाज पारे, बिल्कुल ज़रूरी है बच्चा। AKU और NTS दोनों सिन बोर्ड को फॉलो करते हैं, बिल्कुल। कैन यू जूम आउट फॉर अ सेकंड? ये लो तहा, जूम आउट कर दिया बेटा, ठीक है। चलो आगे चलूंगा मैं। कीपिंग दिस इन माइंड कि ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट टूटता है, स्प्लिट होता है, तो कैसे स्प्लिट होता है कि आपने ATP को दिया एक वाटर मॉलिक्यूल, वो उस वाटर मॉलिक्यूल को लेकर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन गया। उस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को आपने दिया एक और वाटर मॉलिक्यूल, वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया। उसको दिया आपने एक और वाटर मॉलिक्यूल, वो उससे बन गया खाली एडिनोसिन, ठीक है। जब जब ये कन्वर्ट हो रहा है तो ये एक फॉस्फेट आयन अलग से रिलीज कर रहा है, PI स्टैंड फॉर फॉस्फेट आयन। जब जब ये कन्वर्ट हो रहा है तो ये सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है। अगर मैं काउंट करें तो 30.5, 30.5 और 14.2, ठीक है जी। H3PO4 की फॉर्म में होगा, बिल्कुल बेटा। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास कुछ और पैरामीटर्स आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। अच्छा वेट, ओके, स्क्रॉल अप, ओके। यार तुम लोग थोड़ा सा स्पीड अप करो बच्चों, टाइम कम है हमारे पास, पता है टॉपिक ज़्यादा है, अभी फिर टेस्ट पूरे का ही होगा, फिर बाद में नहीं बोलना सर हमने पढ़ा नहीं था। तो भाभी मीसम तुमने बहुत ही स्पीड अप कर दिया है, जल्दी डन। चलो जी, अब होता है क्या है समझिएगा ज़रा। रिएक्शन है फोटो सिंथेसिस का, रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, और फोटोसिंथेसिस में हमारे पास जो प्रोसेस आ जाता है वो क्या है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड 2, वाटर 2, एंड C6H12O6 मिल जाएगा अलॉन्ग विद ऑक्सीजन। इसके भी 6 यूनिट देंगे, इसके भी 6 यूनिट देंगे, इसका 1 यूनिट मिलेगा, इसके भी 6 यूनिट मिलेंगे। ATP के फॉर्मेशन पर एनर्जी रिलीज नहीं होती सलार, ATP के ब्रेकडाउन पर होती है। ओके जी। So when you're talking about photosynthesis, you need to know about the role of chlorophyll. You need to know about the actual component, what the reaction center is. You need to know about the structure of chloroplast. You also need to know about the structure of chlorophyll. You need to know about how the energy is trapped in it, and you need to know about the role of water, वगैरह वगैरह वगैरह। सही है जी। So let me just skip दिस पर्टिकुलर थिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, द डिटेल वाला पार्ट जिसमें लाइट रिएक्शन, लाइट डार्क रिएक्शन के बारे में आपको मैं यहाँ पे सिर्फ इंट्रोड्यूस करता हूँ, क्योंकि आगे चल के हमने इसकी डिटेल तो पढ़नी ही है, सही है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट से हटके मैं डायरेक्ट जंप करूंगा रोल ऑफ क्लोरोफिल पे। द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो अबाउट दिस स्ट्रक्चर इज इसका स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर क्या कहलाता है,
इसका स्ट्रक्चर कहलाता है C52H72O5N4Mg. This is known as the chlorophyll alpha और chlorophyll A. यस यावर। दूसरा आपके पास है, थोड़ा सा फर्क है, अगर एक रिएक्शन और एक केमिकल फॉर्मूला भी याद कर लोगे तो दूसरा खुद ही याद रह जाएगा। C55 है, H इंस्टेड ऑफ 72 इट इज 70, O इंस्टेड ऑफ 5 इट इज 6। दो हाइड्रोजन कम किए, एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया, बाकी वही है N4Mg। दिस इज, हाँ यहाँ पर बिल्कुल सही, परफेक्ट बताया तुमने बेटा, क्लोरोफिल बीटा। यहाँ पर you also need to know that where actually is chlorophyll, this particular chlorophyll is present, and you need to know one more thing, वो मैं बताता हूँ। This particular thing is known as, what about PYR role? Pyrrole. Linta, I'm not getting your thing, beta. What you're saying? First, explain karo. This is known as chloro. क्लोरोप्लास्ट नहीं बेटा, आई एम नॉट गेटिंग स्टिल। सर रिंग्स होते हैं ना इन क्लोरोफिल, हाँ रिंग्स, रिंग्स के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो उसके? अच्छा हाँ 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 हाँ, ठीक है, हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना। चलो 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 रुक जाओ एक मिनट। This structure, this coin-like structure is known, that's not included in AQ. That's not the part of AQ syllabus. This particular thing is known as, the coin-like structure is known as thylakoid, और इसकी membrane, its membrane is known as thylakoid membrane. इसके बाहर जो fluid होता है, that fluid is known as स्ट्रोमा, और इस स्ट्रोमा के अंदर आपके पास प्रोटॉन रेजर्वायर बनता है, ठीक है। ये जो क्लोरोफिल का कंपोनेंट होता है, दिस क्लोरोफिल एक्चुअली this chlorophyll is present inside the thylakoid, जहाँ पे क्या बनाता है, where it forms reaction center, जहाँ पे ये एक रिएक्शन सेंटर बनाता है, yes, site of dark reaction. That reaction center
is also known as that reaction center is also known as light harvesting center. That reaction center is actually the portion. अच्छा यहाँ पर डार्क रिएक्शन का साइड लिखा है तुमने, डार्क रिएक्शन का नहीं साइड होता, दैट इज अ साइड फॉर लाइट रिएक्शन ना, वो थैलेकोइड मेम्ब्रेन भी इसमें इंक्लूड हो जाती है, सही है। और लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर बनाता है। इसका एक और नाम है लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर, इस रिएक्शन सेंटर का, वो होता है एंटेना कॉम्प्लेक्स। स्ट्रोमा की अगर तुम बात कर रहे हो वो सही है, आई वॉज टॉकिंग अबाउट थैलेकोइड के अंदर का स्ट्रक्चर, सही है। द अदर थिंग इज नोन एज, द अदर नेम इज नोन एज एंटेना कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हम अपने हाँ, दोनों बातें अलग अलग, मैं अलग बात करे तुम अलग करते हैं, दोनों हम लोग जो है ना अलग अलग बातों पे, अच्छा है भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट ना, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अच्छा अब यहाँ पर आपके पास रहता है इसी हवाले से रोल ऑफ सनलाइट, रोल ऑफ वाटर, सही है। इन दोनों को रिलेट करवाऊंगा रोल ऑफ क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल का भी अपना एक रोल होता है, लेकिन जो सनलाइट है आपको भी पता है सनलाइट से क्या मिल रहा है, सनलाइट से मिल रही है बेसिक एनर्जी, ठीक है। और अगर लेट सपोज कि यार ये सनलाइट है और ये आपको बेसिक एनर्जी प्रोवाइड करे, तो ये एनर्जी कर क्या रही है, ये H2O को स्प्लिट करती है H2 में और O2 में, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोलाइसिस of water. This is a basic reaction that is caused by the energy provided from sunlight. ये H2 further split होता है, मतलब अगर ये रिएक्शन आप अपने घर में करना शुरू कर दो ना, यू विल बी जनरेटिंग अ फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल बना लोगे आप, जेट फ्यूल बनाना शुरू कर दोगे, ठीक है जी। ये H2 फर्दर स्प्लिट होता है और ये बनाता है 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। ये प्रोटॉन वही हैं जो कि आगे चल के फिर स्ट्रोमा का पार्ट बन जाते हैं, तभी स्ट्रोमा रेजरवायर है प्रोटॉन का। और ये इलेक्ट्रॉन 2 वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाते हैं। तो अगर ना सनलाइट हो और ना वाटर हो तो ये दोनों रिएक्शन नहीं हो पाएंगे, और अगर ये दोनों रिएक्शन नहीं हो पाएंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, ठीक है गाइस। अच्छा स्क्रॉल अप करना है, सॉरी यार, सर एंजाइम याद नहीं करने, फोटोलाइसिस का एंजाइम का पूछ रहे हो या चैप्टर एंजाइम का पूछ रहे हो? फोटोलाइसिस के एंजाइम का, फोटोलाइसिस के एंजाइम कौन कौन से एंजाइम, मतलब मुझे भी याद दिलाओ थोड़ा सा, मुझे याद नहीं आ रहा। फोटोलाइसिस के एंजाइम हुआ करते थे कौन कौन से, बताओ अगर जरा तो। ऐसे मेरे ख्याल से नहीं करने होंगे यार, बट फिर भी चलो याद आए तो बताना, सही है। अभी तुम्हारा चैप्टर चलेगा लंबा। अच्छा अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है, देखो हमने रोल ऑफ क्लोरोफिल कर लिया, रोल ऑफ सनलाइट कर लिया, रोल ऑफ वाटर कर लिया, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि भाई आपके पास जो एक बेसिक एलिमेंट है फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए, वो बेसिक एलिमेंट कौन है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो रोल ऑफ CO2, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा एक एलिमेंट इसमें ना। अभी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, CO2 is the basic carbon provider, for carbohydrate, CHO of carbohydrate, ठीक है। that's what the role of
ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है एंजाइम, हाइड्रोजनेजेस है, नाइट्रोजनेजेस है, आई गेस सिकंदर ने कहा। सिकंदर इसके सही फॉर्मुलेशन के एंजाइम, और नहीं यार ऐसा कुछ याद नहीं करना, छोड़ो चिल करो, आसान आसान याद करो, छोड़ दो मुश्किल चीज़ें। ऑक्सीजन क्या है वैसे, इट्स नॉट लाइक नॉट इन माय नॉलेज, आई विल वर्क ऑन इट। रोबिस्को तो अब अब्दुहा रोबिस्को इज अ वेरी डिफरेंट थिंग आई गेस, रोबिस्को एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। खैर चलो, नो वरीज, आगे चलते हैं गाइस। तो रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया आपके पास, इसके अलावा आपके पास आता है फिलहाल छोड़ दो उसे, कोई मसला नहीं। इसके बाद आपके पास आते हैं, हम लोग जंप करते हैं डायरेक्टली प्रोसेस ऑफ फोटो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पे जंप करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस नाउ। फोटोसिंथेसिस इज हैविंग, हाँ सलाल, वी हैव टू डू द जी स्कीम यार, अनफॉर्चुनेटली। Okay. So the process of photosynthesis have two main reactions. One is the dark reaction. चलो पहले light लिख लेते हैं, sequentially चलते हैं। One is the light reaction and the other one is the dark reaction. ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारी बात शुरू हो जाएगी, हाँ रेसिज्म। ओके लिंट, आई गॉट योर पॉइंट, रेसिज्म पे, ठीक है। So we will start from the discussion of the light reaction. Okay. तो एक होता है आपके पास अच्छा जी, ओके यार, सॉरी यार, वो आपको पता है ना, एक बड़ा मसले मसाइल वाला मरहला है कि अचानक से चीज़ें बंद हो जाती हैं। थैंक यू अहमद। अहमद सिंह, वेलकम बैक। ओके जी, एक मिनट दो, ज़रा इसकी स्क्रीन सेट करूँ मैं, बड़ी लॉन्गेटेड सी स्क्रीन हो गई। हाँ बेटा, 1 आवर लेफ्ट है, आई नो, बताओ क्या करें। और 1 आवर कैसे लेफ्ट है भाई, हैं? 9:20 पे स्टार्ट करने का बोला था, उसके बाद भी 5 मिनट बाद स्टार्ट हुई क्लास, तो 1 hour 25 minutes आर लेफ्ट है ना। और दूसरा, 1 मिनट रुकना आप लोग, इसको मुझे स्क्रीन शेयर नहीं है, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही इसमें, 1 मिनट रुको, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद इट।
आप लोगों के पास स्क्रीन आ पा रही है या नहीं आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है क्योंकि वो शो नहीं कर रहा। आप लोग मुझे प्लीज़ ज़रा बता दो जल्दी से, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि स्क्रीन शेयर हो पा रही है या नहीं हो पा रही। ओके 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 ठीक है, सॉरी यार, क्या कह रहा। फोटो सिस्टम की बात हो रही थी, तो सबसे पहला एलिमेंट जो कि हमारे पास यहाँ पे इन्वॉल्व होता है दैट इज फोटो सिस्टम, या दैट इज बेसिकली फोटो सिस्टम 2, जिसकी हम लोगों ने अभी बात करनी है। और ये जो फोटो सिस्टम 2 होता है ना, यहाँ पर बेसिकली लाइट हार्वेस्टिंग रीजन या एंटीना कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बनता है। इसको जो वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं ना, वो फोटो सिस्टम 1 के मुकाबले कम होती है। ये काम करता है P680 यानी कि 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे, सही है, इसलिए लैम्डा का साइन बना दिया इसके साथ मैंने। यहां पर से आपके पास इस पर्टिकुलर रीजन से आप कह लें कि आपके पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एंड दोस 2 इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स द प्राइमरी एक्सेप्टर। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के प्राइमरी एक्सेप्टर का रुख करेंगे। एंड व्हेन यू टॉकिंग अबाउट the primary acceptor, ओके, जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है ये आपके पास बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके आगे की तरफ मूव करवाएगा। अच्छा जी, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 जो होता है ऑलरेडी उसको एनर्जी मिल रही है, लेट्स ड्रॉ सम सनलाइट ओवर हियर to show that this particular thing is absorbing, this particular thing is, क्या मुसीबत है भाई, this particular thing is absorbing sunlight, और सनलाइट एब्सॉर्ब करके क्या कर रहा है, H2O को स्प्लिट कर रहा है, H2 और O2 में, O2 लिबरेट कर जाएगा, H2 को फर्दर स्प्लिट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन में और 2 प्रोटॉन में, प्रोटॉन विल बी डम्प्ड इनटू स्ट्रोमा और इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर जाएंगे। ये कौन सी जबान है, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन बेटा एक वो होता है ना, पिगमेंट होता है ये भी एक तरह का, जैसे क्लोरोफिल, फियोफाइटिन आई गेस, हाँ पिगमेंट होता था, नहीं फिलियोफाइटिन होता है वो तो, हाँ लाइक कैरेटिनॉइड, या इट्स अ टाइप ऑफ कैरेटिनॉइड। ना 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 ना, ये सब आपको याद नहीं रखना है इस तरह से, इतनी डिटेल में थोड़ी जाओगे, अगर इतनी डिटेल में जाएंगे ना तो बेटा फिर ये चैप्टर हमारा मीठी ईद के बाद ही खत्म होगा। अभी कल खट्टी, कल परसों में खट्टी ईद है ना, वो कहते हैं मीठी ईद और खट्टी ईद वाला सीन, ये फिर लंबा चला जाएगा। सिर्फ वो कंपोनेंट्स फोकस करो जो कि रेलेवेंट हैं आपके हवाले से। सही है, हंस रहे यार तुम लोग, तो गई यार तुम लोग क्लास में एंजॉय करता हूँ बहुत, आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था पढ़ाने का। यार नींबू डालो ना बकरे के ऊपर, टिक्का इक्का बना के फुल मस्त एकदम, नींबू वीबू डाल के खाओ, खट्टा हो जाएगा फुल। कौन से कबाब बनते हैं वो, टर्किश कबाब, ओए होए होए, बेहतरीन। और बीफ बिहारी बोटी पे तो आप नींबू डालें तो वो तो अलग ही टेस्ट देता है बिल्कुल। साइटोक्रोम के बहुत सारे, भाई एनोटेशन ऑफ करो। हाँ DHM कट का यार रखते हैं, डन हो गया, मुझे जरूर बुलाना ना, कल रोजा रखना है। हाँ आज भी तो था रोजा, आज रखा था किसी ने रोजा,
रखा होगा यार, मैं गुनाहगार आदमी आप लोगों से इस तरह से सवाल कर रहा हूँ। चलो यार गुड, अब कल कल जो लोग रख रहे हैं ना वो लोग दुआ करेंगे मेरे लिए। सही। अरे क्या बात है यार, बेहतरीन हो गया यार। अच्छा चलो, बातों में लगा रहे हो तुम लोग। पता है क्या, कल भी मैंने उस दिन लिया था ना रिस्पॉन्स, जब आप लोगों में से किसी ने मुझे बताया था, सर आप ज्यादा बातों में लग जाते हैं इधर उधर की, तो इधर उधर की बातें नहीं करनी भाई, टॉपिक पे आ जाओ वापस। सही है। तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बनता है, वैसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इसके। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं ना, दैट इज बी एफ कॉम्प्लेक्स। सही है। अब ये जो बी एफ कॉम्प्लेक्स आ रहा है यहाँ पर, दिस पर्टिकुलर थिंग विल फर्दर मूव द टू इलेक्ट्रॉन्स। ये दो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, बस घूमने निकले हुए ये। अभी यहाँ से आगे जाएंगे फोटो सिस्टम 1 के पास, जिसका वेवलेंथ होता है पी 700 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर यहाँ पर भी हमने नहीं लिखा था, लिख देते हैं, नैनोमीटर वेवलेंथ है इसकी। और यहाँ पर से ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल यहाँ पर से ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर जाएंगे फर्दर एक और प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। अच्छा, we'll add another primary acceptor here, और यहां से इसके बाद फिर ये दो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे NAD। यार होना तो सेकेंडरी चाहिए, लेकिन है वो प्राइमरी। प्राइमरी का सेकेंडरी पार्ट है, यूं कह लो, रिडक्टेस। ठीक है। अब ये NAD रिडक्टेस क्या करेगा, ये NAD को रिड्यूस करके NADH में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा जी, अब बात ये होगी कि क्या सनलाइट फोटो सिस्टम 1 भी एक्सेप्ट करेगा? तो भाई बिल्कुल करेगा। फोटो सिस्टम 1 जो सनलाइट एक्सेप्ट करेगा, उसी के बिहाफ पे तो वो उन दो इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवाएगा। कहाँ जंप करवा रहा है वो? ऊपर करवा रहा है। मैं जरा इलेक्ट्रॉन्स बनाता जाऊं, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, और ये नॉन साइक्लिक चेन चलती हुई पहुंच गई NAD रिडक्टेस के पास। सही है, सेकंड एक्साइटेशन होगी, बिल्कुल परफेक्ट बात हो गई। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या वो जान लीजिएगा जरा। इसमें होता ये है कि जब आपके पास ये पर्टिकुलर मूवमेंट बनती है ना, तो यहाँ पर आपके पास एक एनर्जी कॉम्प्लेक्स बन गया, ये NAD की शक्ल में आ गया। इसके अंदर प्लास्टो क्यूनिन, यहाँ पर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, दूसरे इंस्टेंस पे प्लास्टोसाइनिन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, और तीसरे इंस्टेंस पे फेरेडॉक्सिन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। मैं इन तीनों को जरा हवाले से ले जाता हूँ। PQ स्टैंड्स फॉर प्लास्टो क्यूनिन, PC stands for plastocyanin, and FD stands for फेरिडॉक्सिन। ठीक है जी। अब बात ये है कि यहीं से हमारे पास साइक्लिक और नॉन साइक्लिक की कहानी भी उठती है। सही है, लेकिन उस पर आने से पहले मैं जरा थोड़ी सी चीज़ों को और क्लासिफाई करवा दूं आपके पास कि ये चीज़ें होती किस तरह से, अरेंजमेंट क्या है इसकी ना। यू गाइज नीड टू नो अबाउट द अरेंजमेंट थिंग। एक मिनट देना बच्चों। ये जो हमारे पास की अरेंजमेंट है बेटा, ये जाहिर सी बात है कि दिस थिंग इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ, इट इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ, किस चीज की मेम्ब्रेन होती है?
सेल मेम्ब्रेन सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर होता है और ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बनता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ थैलेकॉइड membrane and this is actually present inside the chloroplast. इसके एक तरफ आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो है पिगमेंटेशन वाला पार्ट, सही है जी। तो ये हमने यहाँ पे पिगमेंटेशन वाला पार्ट ऐड कर दिया। हम यहाँ पर अब ऐड करने जा रहे हैं, क्या ऐड करने जा रहे हैं हम लोग, कुछ इसके कंपोनेंट। सही है, लाइक दिस। ठीक है जी। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये बेसिकली दीज स्ट्रक्चर्स आर पार्ट ऑफ, हाँ ईशा बेटा बोलो। सॉरी समय मैंने नहीं देखा है तुम्हारा वो मैसेज, में स्क्रॉल अप कर देता हूँ। ये लो सामिया, सॉरी। हाँ, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के फिलहाल फोटोसिंथेसिस में NADP नहीं होता। हाँ, फोटोसिंथेसिस में NADP है। हाँ सही है, सही है, सही है। फॉस्फेट के साथ होता है, कोई मसला नहीं है, इसको कन्वर्ट कर लो NADPH में फ्रॉम NADP। सही है, दैट्स नॉट लाइक अ बिग डील। हाँ बट फॉलो यही करना, तुमने सही पॉइंट आउट किया। ये आपके पास आ गया एक और स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। ये प्राइमरी एक्सेप्टर है, ये साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स है। फिर ये आपके पास आ गया है एक और प्राइमरी एक्सेप्टर। ठीक है जी, फॉलो करते जाना। अभी ये एक और प्राइमरी एक्सेप्टर है और ये आपके पास इसके बाद पाया जाने वाला एक अदर एंजाइम है जिसको हम NADP रिडक्टेज के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। ओके, अब फ्लो बता रहा हूँ। सही है, फ्लो बताने से पहले लेकिन आप एक और चीज़ जान लो कि फोटो सिस्टम 2 के यूनिट्स यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 के यूनिट्स यहाँ पे मौजूद है और ये कॉम्प्लेक्स बना रहे होते हैं, यूँ समझ लो। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनाकर मौजूद होते हैं और जब ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो इसके कॉम्प्लेक्सेस के अंदर इतने सारे लोग अभी एडमिट हो रहे हैं, कोई मतलब एक मिनट रुको, मेरे पास वो नहीं खुला हुआ ना साइड में पैनल, जस्ट गिव मी अ मोमेंट बेटा। पार्टिसिपेंट वाला पैनल नहीं खुला हुआ। ओके जी, सही है। अब देखो, जाहिर सी बात है कि हर कोई अपने हिसाब से डिमॉन्स्ट्रेट करता है। ये मेरी डिमॉन्स्ट्रेशन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि एज इट इज ऐसे ही होगा, मतलब कॉन्सेप्ट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट सही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये कि थोड़ा सा डायग्राम्स के अंदर फर्क हो सकता है, उन चीज़ों में फर्क हो सकता है, उसकी तरफ नहीं जाना। सही है। सी इज द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। यस, अच्छा जी। अब जो है आपके पास, वो यू नीड टू नो इज कि कितने आपके पास कॉम्प्लेक्सेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं और कितने आपके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। सही है,
मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स तो 3 है, सही है, पीसी, पीक्यू और एफडी। फुल फॉर्म इसके ऊपर मैंने मेंशन करी, प्लास्टोक्यूनिन, प्लास्टोसाइनिन और प्लास्टोक्यूनिन और फेरेडॉक्सिन। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस में क्या आ गया, प्राइमरी एक्सेप्टर आ गया, फोटो सिस्टम 1 एंड 2 आ गया, और NADP रिडक्टेज आ गया, और साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स आ गया। ये 4 टाइप्स के कॉम्प्लेक्सेस हैं, होते तो ये बहुत सारे, प्राइमरी एक्सेप्टर 2 हैं, फोटोसिस्टम 1 और 2 2 टाइप्स के हैं, सही है, लेकिन ये होते टोटल 4 टाइप्स के। अच्छा, अब नाउ व्हाट यू नीड टू नो इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइनली। ठीक है, तो भाई सनलाइट आएगी, सनलाइट आएगी फोटो सिस्टम 1 पे, सनलाइट आएगी फोटो सिस्टम 2 पे। जब फोटो सिस्टम 2 पे सनलाइट आएगी तो वहां से आपके पास निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास, जाएंगे प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। प्राइमरी एक्सेप्टर से ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जिसका नाम है प्लास्टोक्यूनिन, उसके जरिए से साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे, और साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन के जरिए से ये 2 इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 के पास चले जाएंगे। ठीक है, और फोटो सिस्टम 1 से कहाँ गए वे, सॉरी, फोटो सिस्टम 1 से ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, और प्राइमरी एक्सेप्टर जो है फिर इन 2 इलेक्ट्रॉन को फेरेडॉक्सिन को देगा, फेरेडॉक्सिन जो कि एक और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जो कि फिर इन 2 इलेक्ट्रॉन को NADP रिडक्टेज के पास लेकर जाएगा, और जो कि अल्टीमेटली रिड्यूस करके देगा आपको NADP इंटू NADPH में। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया लाइट रिएक्शन कंप्लीट। और आप लोग ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमने अभी लाइट रिएक्शन ये पढ़ा है, ये आपके पास नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपके पास, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, यानी कि मतलब फॉस्फोराइलेशन होती 2 तरह की, एक होती है साइक्लिक और एक होती है नॉन साइक्लिक, जरा दोनों जान लो। हाँ भाई, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट फोटो सिंथेटिक, एक आपके पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी होती है, सही है, फोटोसिंथेटिक फॉस्फोराइलेशन की बात कर रहा हूं मैं। फोटोसिंथेटिक फॉस्फोराइलेशन में आपके पास जो हमने अभी डिस्कस किया, दैट वाज नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। In non-cyclic phosphorylation, what you need to know is that ये जो 2 आपके पास पिगमेंटेड सेंटर्स हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स हैं, यहाँ से आपके पास पूरा सिलसिला चलेगा, और ये जो आपके पास जो है ATP बना के देगा, वो वहाँ से बना के देगा जो कि बेसिकली रिड्यूस्ड NADP को, जिसको कि बेसिकली एक प्रोटॉन मिल गया था जो कि NADPH बन गया था, वो उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, सही है। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो है वो इस वजह से नॉन साइक्लिक कहलाती है क्योंकि अपने जो इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं, द रीजन दैट इट इज नॉन साइक्लिक, ये मैं मेंशन करवा रहा हूँ, मैं लिखवाता नहीं हूँ कभी सेंटेंस ऐसे, लेकिन लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये बात जरूरी है। द रीजन दैट इट इज नॉन साइक्लिक इज दैट इलेक्ट्रॉन have not completed their phase or phase of cycle करते, सही है। जरा गौर करो, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, मैं जरा इसको शेड करता जाता हूँ अलग से। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन, नजर आ रहा है भाई, और उसके बाद यहाँ आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद
ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी मूव किया होगा, यहाँ पर भी, जहां जहां पे एरो है वहां वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सही है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते करते खत्म हो गया ना, कहीं पे यूटिलाइजेबल नहीं था ये इलेक्ट्रॉन, और सही कहीं पे रिसाइकलेबल नहीं था, ये रिसाइकिल नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन अगर साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की बात करो, सही है जी, अगर मैं बात कर रहा हूं, लेट्स टॉक अबाउट साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की मैं बात करूं अगर, तो अब में से मैं खासे कोई कुछ बोल रहा है और मुझे उसकी आवाज नहीं सुनाई दे पा रही है। अगर किसी को कुछ बोलना हो तो बेटा यू कैन जस्ट हैंड लाइक रेज योर हैंड वाले जो ऑप्शन होता है ना, क्लिक ऑन दैट एंड सो इसमें प्रोटॉन मोटिव फोर्स नहीं होती। हाँ सलार बोलो, तो मैं कुछ बोलना है अगर, टर्न ऑन योर माइक, आई गेस यू कैन डू दैट नाउ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, नो प्रॉब्लम, नो इशू। अच्छा अब आते हैं जरा नॉन साइक्लिक की तरफ आते हैं भाई। तो नॉन साइक्लिक में क्या होगा, आप में से कोई बता सकते हैं कि नॉन साइक्लिक का पैटर्न क्या होता है, या नॉन साइक्लिक का फ्लो किस तरह से बनता है? एनी आइडिया अबाउट नॉन साइक्लिक? तो बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ होता है ना हमने A2 के अंदर, अभी ये भी रिसेंटली पढ़ के आए हो। मतलब जब तक पानी भी ले लूंगा अपने लिए, जल्दी से बताओ। नहीं बेटा विकास, अलग से फोटोलाइसिस नहीं होगा PS1 में, वो PS2 में ही होता है। ओके, फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है भाई, ये आ गया आपके पास फोटो सिस्टम 1। ओनली फोटो सिस्टम 1 इज इन्वॉल्व। साइकिल तो बताओ इसका, जल्दी जल्दी से बता दो, थक गया हूं मैं तकरीबन, अब एंड हो गई ये कंडीशन मेरी भी। साइक्लिक बताना है। हम भी थक गए, अच्छा, बहुत थक गए, कोई बात नहीं, इंसान इस दुनिया में आया ही थकने के लिए। एटीपी डेफिशिएंसी हो रही है, लो भी पत्ते खाओ, एटीपी की डेफिशिएंसी हो रही है आपको। नहीं फातिमा, आपसे किसने कहा कि मैं क्लास नहीं पढ़ा रहा? थकावट नहीं रोकेगी मुझे, टेंशन नहीं लो। मैं तो तुम लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, अगर तुम लोग नहीं बता रहे तो मैं करता हूँ फिर। अच्छा भाई, सरदार ने बताया इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटो सिस्टम 1 टू प्राइमरी एक्सेप्टर, सही है, टू फेरिडॉक्सिन, टू साइटोक्रोम, टू फोटो सिस्टम, बैक टू पीसी, बैक टू। अच्छा मैं सलार तुम्हारी बात को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ ना। ये आपके पास आ गया फोटो सिस्टम 1, ठीक है भाई। सलार बताना अगर मैं गलत नहीं हूं तो। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, प्राइमरी एक्सेप्टर से तुमने कहा कि ये चला जाएगा फेरिडॉक्सिन के पास, और फेरिडॉक्सिन से तुमने कहा कि ये चला जाएगा, हाँ भाई फेरिडॉक्सिन से कहाँ जाएगा ये जरा कंफर्म कर दो। फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम पे जाना, साइटोक्रोम यहाँ पर था, फेरिडॉक्सिन से जा रहा है साइटोक्रोम के पास, साइटोक्रोम से कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट 0 होती है। ओके, साइटोक्रोम से कहाँ जाएगा भाई,
हाँ तो बेटा साइक्लिक में तो जी स्कीम होती भी नहीं ना, साइटोक्रोम से पीसी पे जाएगा, PS1। ओके, तो भाई ये आपके पास पिक्चर आ गई है साइक्लिक की। एनर्जी कहाँ बनी, एनर्जी बनेगी इसमें या नहीं बनेगी? हाँ, प्लास्टोसाइनिन के थ्रू। ठीक है, एनर्जी बनेगी, बनेगी भाई, कहाँ बनेगी जल्दी से बताओ। एनर्जी कहाँ बनेगी? ट्रांसपोर्ट चेन में। विच पर्टिकुलर थिंग विल बी, हाँ सलार पहुंच गया बिल्कुल। जब साइटोक्रोम से फोटो सिस्टम के दरमियान इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं टू स्टिम्युलेट एटीपी सिंथेज एंजाइम। ठीक है, ये एटीपी सिंथेज एंजाइम को स्टिमुलेट करते हैं। दैट एटीपी सिंथेज एंजाइम प्रोड्यूसेस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ऑन एक्सपेंस ऑफ एडीपी प्लस फॉस्फेटाइन प्लस एनर्जी व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू दीज कॉम्प्लेक्सेस। सही, कॉम्प्लेक्सेस मैं जरा शेड आउट कर दूं ताकि बात समझने में रह जाएगी आसानी। ठीक है गाइस, तो ये आपके पास एक एलिमेंट हो गया। मैंने नहीं बताया, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पूरा का पूरा आपने बताया है। एक है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और एक फिर आगे हमारे पास चल के आ जाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये आपके पास फोटोसिंथेटिक फॉस्फोराइलेशन था। सही है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? जहां कहीं पर भी फॉस्फेट ऐड होता है, जहां कहीं पर भी फॉस्फेट ऐड होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, उसको फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। नहीं भाई, आज रुकना नहीं है, आज रुकना नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकना। मैंने पहले ही बात बोल दी थी, मुझे डिमोटिवेट नहीं करना, मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाता हूँ इस चीज़ से। मैं आज कंप्लीट करवा दूंगा आपको बेटा। स्क्रॉल अप कर रहे हैं फॉर अ सेकंड, ये लो भाई, तो स्क्रॉल अप भी कर देते हैं, जूम आउट भी कर देते हैं, होपफुली पढ़ने में आ जाएगा ये। सही में मेरी वेब कहाँ है? तो भाई 7 बजे से मैं भी तो क्लासें ले रहा हूँ, बल्कि आप लोग तो 7 बजे से ले रहे हैं, मैं तो आज 4 बजे से क्लासें ले रहा हूँ और बैक टू बैक ले रहा हूँ। बस आप लोगों की 7 से 8 जो क्लास ली है, उसके बाद मेरी 8 से 8:30 हुई है क्लास, आधे घंटे की, आधे घंटे का गैप मिला था मुझे 8:30 से 9, जो कि 9:30 तक एक्सटेंड हो गया था, तो 1 घंटे का गैप मिला था मुझे बीच में। बट मैं तो 4 बजे से क्लासें ले रहा हूँ। हाँ, अगर आप ये मुझसे कहते ना कि सर कल एक क्लासेस ले लें, कल एक क्लास ले लें, तो मैं आपकी आज की क्लास आधा घंटा जल्दी ऑफ कर दूंगा। कल आप मुझे 1 घंटे की क्लास लेने दोगे, क्योंकि मुझे ईद से पहले आपको ये टॉपिक करवाना है कंप्लीट। अच्छा, जल्दी जल्दी से जरा डार्क रिएक्शन कर लो। डार्क, इतनी जल्दी तुम लोग कैसे थक रहे हो यार? अभी कहाँ देखो, 11:30 ही हुए हैं यार, अभी तो कम से कम 11 बजे तक तो बात करते ना ये वाली, अभी रुको तो सही। Let's talk about dark reaction. It's so late, it's not late yet. डार्क रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? आपको पता है हम डार्क रिएक्शन को क्या कहते हैं? हम डार्क रिएक्शन को कहते हैं, डार्क रिएक्शन इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, और इसको कहा जाता है केल्विन बेंसन साइकिल। वैसे तो ये केल्विन साइकिल भी कहला सकते हैं, बट बेंसन एक अच्छा लफ्ज है, अच्छा नाम है,
तो हम वो भी रख लेते हैं, इसमें क्या है, मशहूर नाम है यार। देखो जरा, ये लिलेंटा, तुम क्यों हंस रही हो, मतलब तुम क्यों हंस रही हो, वाई यू? सही है भाई, सही है। हाँ भाई, मेरा नहीं है सर, आई हैव बीन स्टडीइंग बायो फॉर 6 years नाउ। Salar, okay. And what dark reaction is the most misleading name? Because the reaction doesn't take place in dark. Yeah, you can say that. There are many things like that in biology. In fact, आगे चलोगे तो और बहुत सा ऐसा मिलेगा। आगे चलोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा, एक नाम है उसको, हम लोग कहते हैं, एक पार्ट ऑफ ब्रेन है उसको कहते हैं बेसल गैंग्लिया। सही है, वो मशहूर है बेसल गैंग्लिया के नाम से, लेकिन वो गैंग्लियन नहीं है। सही है, वो गैंग्लियन नहीं होता, क्योंकि गैंग्लियन होता है ब्रेन के बाहर, और वो ब्रेन के अंदर है और उसका नाम बेसल गैंग्लिया है। रेस्पिरेशन का मतलब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, और जैसे ओ में आते हो तो पहले रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पढ़ने को मिलती है कि भाई ये तो मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन है। हाँ, मैं दूसरी चीजें यूज करता हूँ, बिल्कुल। चलो, बातों में उलझा लो तुम मुझे, ऐसे ही है, सही है, तुम लोग उलझाओ मुझे बातों में, है ना? मैं समझ रहा हूँ, सारी सियासत समझ गया हूँ तुम लोगों की मैं। ओके जी, डार्क रिएक्शन की बात करते हैं। डार्क रिएक्शन आपको एक नए पैटर्न पे पढ़ाऊंगा आज मैं, सही है। 3 प्रोसेसेस है वैसे। पहला प्रोसेस है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन, और तीसरा है रीजनरेशन या रीअरेंजमेंट। या इट टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा, और यहां पर आप ऐड करते हो कार्बन डाइऑक्साइड, और आप ऐड करते हो 3 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड के। ये कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज में ऐड हो रहा होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में ऐड होता है। राइबुलोज जिसके फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट लगे हुए हैं, 2 बिसफॉस्फेट में 3 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होते हैं, और साथ में इसको आपको एनर्जी देनी पड़ती है, और साथ में इसको आपको एंजाइम देना पड़ता है, और उस एंजाइम का नाम होता है रुबिस्को। सही है। एनर्जी की अकाउंटेबिलिटी मैं अभी नहीं मेंशन कर रहा, आरयूबीपी भी कहलाता है बिल्कुल ये। हाँ सही है बेटा, मैं आरयूबीपी भी मेंशन कर देता हूँ, आरयूबीपी। सही है जी, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, एंड देन दिस स्ट्रक्चर इज converted into three phosphoglycerate, जिसको हम कह सकते हैं थ्री, जिसको हम कह सकते हैं 3PG। सही है। दिस प्रोसेस इज नोन एज, this process is known as carboxylation. My arrow is rounder than your head. Salar, क्या हो गया बेटा, खैरियत? Okay. यार, like you guys are in love. I enjoy taking your class. That's a fact. अच्छा जी, याद करना है ना हमने अभी ये, सही है। तो कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करने का नाम, जिसको कार्बन फिक्सेशन भी कहते हैं, बिल्कुल हम। और दूसरी बात ये आ जाती है कि इससे आपके पास बन के मिलता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो बेसिकली क्या है, अब कार्बन काउंट करने की बारी आई है, सही है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट इज अ 3 कार्बन स्ट्रक्चर। साउथ वाले नाराज हो जाएंगे, क्यों भाई? और
यहाँ पर आपके पास ये कहानी आ जाती है राइबुलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट के लिए। हाँ आप लोग बिल्कुल भाई, आप लोग ज्यादा फेवरेट हैं, ये बात फैक्ट है। और ये 5 कार्बन स्ट्रक्चर था। अब 5 + 1 तो 6 हुआ ना, 5 + 1 तो कितना हुआ, 6 हुआ। अब वो 6 जो है वो स्प्लिट हो गया 2 3 के यूनिट में। तो हमने जो है ना इस 5 कार्बन यूनिट के जो स्ट्रक्चर था राइबुलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट वाला, इसके भी कितने यूनिट लिए थे हमने, इसके भी 3 यूनिट लिए थे। सही है, इसके भी हमने 3 यूनिट लिए। तो इसके टोटल कितने यूनिट बनने चाहिए आपके लिहाज से, आप लोगों के लिहाज से इसके कितने यूनिट बनने चाहिए 3 फॉस्फोग्लिसरेट के? इसके बनेंगे हमारे पास 6 यूनिट। सही है, 5 कार्बन के 3 यूनिट और 3 1 कार्बन वाले यूनिट लिए, जोड़े तो 6 कार्बन के 3 यूनिट बने। सही है, और उसको उस पे उल्टा कर दो तो 3 कार्बन के 6 यूनिट हो गए टोटल। ठीक है भाई, फॉलो करते जाओ। अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड बनता है, ये ग्लिसरेट से इसकी इसका एक फंक्शनल ग्रुप चेंज करके बनता है। सही है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं this process is known as reduction. ये खैरियत सलाद ये कहाँ से लेकर आए हो बेटा तुम? ये अब क्या बोले, अब चलो खैर है, शुक्र है तुमने प्राइवेटली मैसेज किया है। ये नाम भी सामने जा रहा होता ना, मुझे अभी डॉक्टर शाम बुला लेंगे अलग से मीटिंग करने के लिए, बेटा जरा आ जाओ, मीटिंग करनी है तुमसे तफसील से एक। ओके चलो जी आगे। अब जब रिडक्शन हो रही है तो रिडक्शन में आप बेसिकली ग्लिसरेट 8 को, सर कोई मसला नहीं है, हाँ ये तो है, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है भाई कोई। तो ग्लिसरेट को आप कन्वर्ट करो एल्डिहाइड में, यू आर जस्ट कन्वर्टिंग ग्लिसरेट इनटू एल्डिहाइड। अच्छा ग्लिसरेट को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करोगे तो फिर एनर्जी देनी पड़ेगी। सही है, तो ये आपके पास बन जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड। फॉस्फेट अपनी जगह लगा हुआ है, 3 फॉस्फो ग्लाइसर एल्डिहाइड। सही है, इसको हम कहते हैं 3PGAL। हम एक काम करते हैं, इसको जरा दूसरे रंग से कहते हैं, दूसरे ढंग से कहते हैं, ये समझ लें इसको, 3 फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ये जो यूनिट बनेगा ये कितना बनेगा भाई, ये भी मल्टीप्लाई बाय 6 ही बनेगा। तो इसका एक यूनिट कम कर दो, एक यूनिट अलग कर दो, 1x अलग कर दिया, रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग आपके पास बचा 5x। उस 5x को अगर आप ले जाओगे तो उस 5x से आप वापस कन्वर्ट कर लोगे उसको, किस चीज के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे आप वापस, राइबुलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट में आप उसको रिकन्वर्ट कर लोगे। ठीक हो गया, ये जो आपके पास रिकन्वर्जन हो रहा है इसको रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज रीजनरेशन भी कह सकते हैं, रीजनरेशन ज्यादा अच्छा वर्ड है, रीजनरेशन कह देते हैं, रीजेनरेशन। ठीक है जी। सो ये आपके पास ये एक पूरा एलिमेंट डेवलप हो गया, इस चीज का एलिमेंट डेवलप हो गया, ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। अभी तक सर कार्बोहाइड्रेट हमने तो बनाया नहीं, हमने तो ग्लूकोज नहीं बनता हुआ देखा यहाँ पे कहीं पे। सर ये जो 1x यूनिट आपने से अलग किया है ना, ये 1x यूनिट इज एक्चुअली 3 कार्बन विद 1 फॉस्फेट। एक साइकिल और पूरा करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 कार्बन के साथ एक फॉस्फेट,
6 कार्बन के साथ एक फॉस्फेट, यहाँ से इसका फॉस्फेट ड्रॉप करोगे, यहाँ से इसका फॉस्फेट रिमूव करोगे। ओहो हो, देखो कितनी गंभीर वो बना दी ना मैंने। 3 कार्बन के साथ एक फॉस्फेट, 3 कार्बन के साथ एक फॉस्फेट, यहाँ से इसका फॉस्फेट उड़ाओगे, यहाँ से इसका फॉस्फेट उड़ाओगे, तो ये दोनों बॉन्ड 3+3 हो जाएंगे, जो कि बराबर होगा 6 कार्बन के, जो कि हमारे पास बनकर आएगा हेक्सोज शुगर। ठीक है, ये सारा का सारा सिलसिला 2 दफा रिपीट हो जाएगा पूरा एक हेक्सोज शुगर बनाने के लिए, वरना ट्रायोज शुगर तो बन ही गई थी। ठीक है जी। अब सवाल ये उठता है कि कहां पे कितनी एनर्जी दी हमने, कहां पे कितनी एनर्जी दी, जरा गौर करते जाना। जब आपने सबसे पहला कंपोनेंट बनाया था, कार्बन फिक्सेशन वाला स्टेप किया था, तो उस वक्त आपने इस यूनिट में ऐड किए थे 3 एटीपी। अच्छा, एटीपी को ग्रीन से पता नहीं क्यों दिल चाहता है मेरा शो करने का, तो चलो ग्रीन से शो कर देते हैं। हमने यहाँ पर ऐड किया था 3 एटीपी, जो कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ पर आपने दिया इसको 6 एटीपी, जो कि अगेन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर तीसरे स्टेप में, मतलब तीसरे स्टेप पर जाने से पहले, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ना एक चीज याद रखना, ये सवाल भी पूछा जा चुका है एक दफा कि टोटल कितने रिएक्शंस होते हैं। टोटल 11 एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, और टोटल 13 रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं इस पूरे साइकिल में। हम लोग सिर्फ थोड़े से पढ़ते हैं, और आप जब एमपीएस करोगे ना, सही है, तो ये वाली सिलसिले का इस तरह के आपको रिएक्शंस और बायोकेमिस्ट्री में पढ़ने को मिले। एग्जैक्टली ये डार्क रिएक्शन वाला नहीं मिलता है, जाहिर सी बात है इसका कोई ताल्लुक नहीं है फिर आगे आपके सिलसिले से, लेकिन जो है वो। अच्छा जी, चलो खैर आगे चलते हैं। So my cousin came and said when's the class going to end? I said 11. She said oh Allah अंदाजा लगा लें, ha ha ha. Oh Allah. I didn't get your point यावर। मतलब 11 is not like, ठीक है, तो तुम तो घर में इंप्रेशन दो भाई, आपका भाई बहुत पढ़ रहा है, ठीक है। तो एक ही वाले तो कॉन्सेप्ट बेस्ड ही पूछेंगे ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड ही पूछेंगे बेटा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछेंगे। लेकिन ये भी तो कॉन्सेप्ट का हिस्सा है ना, कि आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने रिएक्शन हो रहे हैं। ओ अच्छा यावर, तुम इस्लामाबाद से हो, ओके ओके ओके, आई एम सॉरी, मतलब ये तो बहुत ज्यादा लेट हो गया, वो तो बोल लोगे रात में पढ़ाई हो रही है। आई एम सॉरी यार। सर दैट्स सो बैड यार, सीरियसली दैट्स नॉट गुड। शैलेश कह रही है मैं दादू से हूँ, आप पढ़ाओ। अच्छा चलो जी। शैलेश तुम्हें तो फिर सिंधी आती होगी ना, मैं तुमसे सिंधी सीखूंगा इंशाल्लाह, मुझे बहुत जरूरत है सिंधी सीखने की। अच्छा जी, NADPH भी इसको प्रोवाइड किया जाता है, एंड वी एक्चुअली प्रोवाइड 6 यूनिट्स ऑफ NADPH टू इट, और वो जो है आपको 6 NADP बना के दे देते हैं, रिड्यूस होकर। हैं तुम लोग की चैट मुझे आधी अधूरी समझ में आई, आधी अधूरी नहीं आई समझ में। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं जरा सही से देख लूं। अच्छा शैलेश, ओके, अच्छा यार मुझे नहीं आइडिया था, नाम से मुझे ऐसा लगा ना। यार सलार तुमसे गाना अब सिराइकी में मुझे ख्याल से एक गाना आता है, आई गेस सो। ये पंजाबी तो मतलब आपको पता है ना, पंजाबी भाई, एक डॉक्टर को ना जितनी ज्यादा लैंग्वेज आती है उसको उतना ही फायदा होता है, याद रखिएगा।
जुल्मी ढोला वो लड़का पहुंच गया वहां तक। चलो पंजाबी इज एलीट, सारी जबानें अपनी जगह पे बहुत अच्छी है, नो डाउट। चलें, अच्छा जी, अब वापस आ जाएं हम लोग जरा टॉपिक पे। यू ओके, लिंटा वांट्स टू स्टार्ट अ फाइट फॉर पंजाबी। अभी पंजाबी में मुझे गालियां बहुत आती हैं वैसे चलो, ये एनर्जी कंटेंट पता चल गया आप लोगों को, सही है। एक पंजाबी में और एक पश्तो में जो चीज मुझे आती है ना, वो है गालियां। क्योंकि जितने भी मेरे पंजाबी दोस्त हैं, पठान दोस्त हैं, उन्होंने मुझे यही सिखाया। ठीक है जी। ओके, अब जरा बात करते हैं, आगे चलते हैं भाई, हमारे पास है अभी टाइम। लेकिन वो पंजाबी एक्सेंट में ना जरा गालियां लगती भी बहुत जोर की हैं जाके हाँ, सही बात है। सही है, क्वालिटी फ्रेंड्स दिल पे लगती है चलो, ओके, लेट मी जस्ट कंटिन्यू गाइस। ये आपके पास डार्क रिएक्शन कंप्लीट होता है और इसके बाद आपके पास आता है एक मैकेनिज्म कार्बन फिक्सेशन का, जो कि हॉट और एरिड क्लाइमेट के लिए होता है। तो उसके हवाले से चंद सिर्फ एक आध पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं, कि इन हॉट और एरिड क्लाइमेट, ये आपके पास बेसिकली जो फोटोसिंथेटिक एडेप्टेशन होती है उसको C4 फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एक C4 फोटोसिंथेसिस होती है आपके पास, जिसके अंदर 4 कार्बन यूनिट यूज होता है, ठीक है। और दूसरी आपके पास होती है CAM। ये तो C3 है ना नॉर्मल, ये वाली C3 है, तो ये नॉर्मल है। हॉट और एरिड क्लाइमेट की बात कर रहा हूँ, उसमें 4 कार्बन यूनिट ऑक्सैलो एसीटेट यूज होता है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और इसमें CAM यूज होता है। CAM को कहते हैं क्रेजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, सही है। ये आपके पास क्या होता है, ये जो मोड ऑफ कार्बन फिक्सेशन होता है, ये जरा थोड़ा सा यहाँ पर डिफर कर रहा होता है। जैसे कि हम लोग मतलब आप यूँ समझ लें कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया, तो उसने जो है ना ऑक्सैलो एसीटेट बनाया, ऑक्सैलो एसीटेट से मैलेट बनाया, मैलेट से पायरोवेट बनाया, और पायरोवेट में से निकला कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब आपने क्या किया, आपने दिया पीईपी को, आपने पीईपी को कार्बन डाइऑक्साइड दिया। बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूं, सही है। हाँ, कैम स्टैंड फॉर दिस थिंग। ओके, पीईपी को आपने कार्बन डाइऑक्साइड दिया और इसने बना लिया आपके पास ऑक्सैलो एसीटेट, OAA। ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन यूनिट होता है, तो ये C4 प्लांट का मेटाबॉलिज्म बता रहा हूँ। और OAA से आपके पास बनेगा मैलेट। अच्छा, मैलेट भी 4 कार्बन ही होता है, तो कहीं आपने बड़ा तीर नहीं मारा मैलेट बना के। लेकिन इस मैलेट से आप बनाते हो पायरोवेट। पायरोवेट कितना होता है, पायरोवेट इज 3 कार्बन यूनिट। और वो जो 3 कार्बन यूनिट होता है ना, फिर वो दोबारा से कन्वर्ट होता है एक और 3 कार्बन स्ट्रक्चर के अंदर, फॉस्फोइनोल पायरोवेट, PEP। फॉस्फोइनोल पायरोवेट जो बनता है वो भी 3 कार्बन होता है, और वो यहाँ पर ऐसे कंटिन्यू कर जाता है, सही है, कि जिसको आपको कार्बन डाइऑक्साइड फिर अलग से देना पड़ेगा। यहाँ पर जाहिर सी बात है, जब मैलेट से पायरोवेट बनाया तो उसने फिर कार्बन डाइऑक्साइड अलग किया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर अलग होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास चला जाता है केल्विन साइकिल का हिस्सा बनने, और उस केल्विन साइकिल से आपको मिलता है अल्टीमेटली 6 कार्बन शुगर ग्लूकोज, सही है जी। व्हाट इज पीईपी? पीईपी फॉस्फोइनोल पायरोवेट, बिल्कुल सही कहा सलाल तुमने। फॉस्फोइनोल पायरोवेट एक तरह से जो है वो पायरोवेट के साथ फॉस्फेट अटैच हुआ हुआ स्ट्रक्चर, और कुछ भी नहीं है। पायरोवेट 3 कार्बन होता है, ठीक है गाइस। अब बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग जल्दी से जंप करेंगे किसके ऊपर, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के ऊपर और फिर ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर। बल्कि एक काम करते हैं ना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तो
रट चुका होता है तुम लोगों को। व्हाट इज रिटन बिलो केल्विन साइकिल? केल्विन साइकिल के नीचे लिखना चाहा था मैंने ग्लूकोज, जिसका सिर्फ जी छोड़ दिया था, बाकी नहीं लिखा था। तो वीडियो बना के भेजें, बेस्ट है ये, प्लीज। अब कुछ समझ नहीं आएगा। देखो यार आपका भाई ना ऐसे बस बस यहाँ मैं पिघल जाता हूँ, बात सारी ये है। मैं कितना भी स्ट्रिक्ट बन जाऊँ, यहाँ आके ना आपका भाई पिघल जाता है। वाली बात है। अब इसके आगे फिर मतलब आप सख्त नहीं सर, अच्छा, और मेरे को सख्त होना पड़ेगा यार, पता है कि आजकल बड़ा नुकसान उठा रहा हूँ मैं सख्त ना होने की वजह से। आजकल तो मुझे बड़ी बड़ी जगहों से टर्मिनेशन लेटर भी मिल रहे हैं। स्ट्रिक्टनेस डजंट सूट मी। चलो ठीक है, ओके। कल आप लोग मुझे टाइम दे रहे हैं आप लोगों के वादे के मुताबिक। शादी के बाद। ओके ओके ओके। मेरा रोजा आपका। रोजे के बाद का टाइम रख लेंगे, मसला नहीं है। ओके शैलेश, आई गॉट योर पॉइंट। अब थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज करो ना, एमकेट पढ़ो यार, क्या हो गया, खैर है, चलो। अच्छा जी, चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर करेंगे ये कि पहले तो मैं रिकॉर्डिंग